दुनिया में जब भी कभी शांति, सुरक्षा और सेवा की बात आती है तो दुनिया की नज़रें विश्व गुरु भारत की तरफ टिक जाती हैं। 1971 में जिस तरीके से बांग्लादेश का हालत थी, उस समय भारत ने एक पिता के समान एक पुत्र की जिस तरीके से रक्षा करते हैं, उसकी सेवा करते हैं और सहायता करते हैं, कहीं ना कहीं भारत ने भी उसी तरीके का एक सहयोग बांग्लादेश के लिए किया था। लेकिन वही बांग्लादेश आज के समय में आप देख रहे होंगे कि 5 सितंबर 2024 को जैसे ही बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरती है, उसके बाद हिंदुओं के ऊपर जिस तरीके से अत्याचार किया जाता है वो पूरी दुनिया में किसी भी देश से छिपा हुआ नहीं है। आज का जो विषय हमारा रहेगा बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार और भारत पाकिस्तान बंटवारे में क्या चूक रही। नमस्कार, जय सालासर, आप देख रहे हैं सालासर न्यूज और मैं हूं विनय प्रजापति। आज हमारे बीच में जो अतिथि हैं, महानुभाव हैं, उनका सबसे पहले परिचय करवाते हैं। आज के हमारे पैनल में जुड़ रहे हैं हमारे साथ पूजनीय कपिल स्वामी जी, जो स्वामी नारायण गुरुकुल स्कूल सलवाव से हैं। साथ ही एडवोकेट एवं नोटरी रविंद्रनाथ पांडे जी, समाज सेवक और एडवोकेट हैं। साथ ही सुमित प्रताप सिंह राणा, जो करणी सेना भारत गुजरात के प्रवक्ता है, और मंगलेश सिंह, जो एक समाज सेवक भी हैं और अच्छे बिजनेसमैन भी हैं। साथ ही एक हमारे बीच में और भी महानुभाव जुड़ेंगे थोड़ी देर से, और इन सभी से जो चर्चा करने वाले हैं, देश विदेश, भारत की और हिंदुओं के बारे में जो बात करने वाले हैं, ऐसे हमारे सुपरस्टार सीनियर रिपोर्टर मनोज भाई चौहान। हाल ही में लोगों की नज़रों में तब ये आए जब कोलकाता में नर्स के साथ जो रेप कांड हुआ, जब लोगों के बीच जाकर उन्होंने सवाल किया और जिस तरीके से अपनी बातों को रखा और समाज की बातों को सुना। तो ज़्यादा विलंब ना करते हुए सीधा मनोज भाई के पास लेकर जाएंगे। बांग्लादेश पर हो रहे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार सवाल रहेंगे और उनके सीधे सीधे जवाब देना है। जिससे सवाल पूछा जाएगा उसको जवाब देना रहेगा। उसके बाद ऑडियंस से भी सवाल, जो ऑडियंस के सवाल रहेंगे वो भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। मनोज भाई। बहुत बहुत शुक्रिया विनय भाई। आज हमारे बीच में जो पैनल में बैठे लोग हैं, आज हमारे पास शास्त्र भी है, शस्त्र भी है और विधि के ज्ञाता भी लोग बैठे हुए हैं। और इसके साथ में जो इस विषय को बहुत अच्छे से समझ सकेंगे, कुछ स्टूडेंट भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो इस पूरे वार्तालाप के बीच में हमसे लगातार जुड़े रहेंगे। और हमारे बीच में जो कन्वर्सेशन होगी, जो बातें होंगी, उस विषय पे अगर कुछ सवाल उनके मन में रह जाएगा तो हमारे मेहमान से पूछेंगे और उनका हमें उम्मीद है तरीके से, अच्छे तरीके से आप जवाब देंगे, जिससे हमारे स्टूडेंट भी इससे सहमत होंगे। तो सबसे पहले सवाल ये है, भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ 1947 में। उसके बाद कुछ समय बाद जो भारत के विभाजन के बाद पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में बंट गए, जो धर्म के आधार पे ना कह के, अगर हम इसको बोले तो एक तरह से भाषा के आधार पे भी बांट दिया गया था, क्योंकि जो पश्चिमी पाकिस्तान था वो नहीं चाहता था कि बांग्लादेश हमारे लेवल में आगे खड़ा रहे। हालांकि उनको चाहिए था, बांग्लादेश भी चाहिए था और पाकिस्तान भी चाहिए था, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान दोनों चाहिए था। लेकिन उसके बावजूद भी वहां पे भाषा के आधार पे उनको नीचता करके दिखाया गया, उनको नीचे करके आंका गया। उसके बाद से समय बदलता गया, जैसे धीरे धीरे समय बदलता गया, 1970 का दौर आता है और जिस समय पे बांग्लादेश में एक आम चुनाव होता है और आम चुनाव में आवामी लीग की तरफ से शेख मुजीबुर रहमान सत्ता में आते हैं। हालांकि चुनाव होता है, बांग्लादेश में पूरी तरह से सीटों पे जीत जाते हैं। उसके बाद से होता ये है कि जो पश्चिमी पाकिस्तान था वो नहीं चाहता था कि पूर्वी पाकिस्तान से लोग हमारे लेवल में आगे खड़े हो जाएं। यहाँ से पूरा खेल चालू होता है। उस विषय पे आज हमारा चर्चा रहेगा। दो चीजें होंगी, भारत पाकिस्तान के बंटवारे में कितनी गलतियां की गई और 1970 के बाद जब वहां पे राजनीतिक परिवर्तन आना चालू हुआ, उस समय जो बांग्लादेश को आजाद कराने में भारत ने संघर्ष किया, उस समय पे भारत के पास इतना पावर था कि भारत उस समय बहुत कुछ बदलाव कर सकता था। आज जो धर्म के आधार पे बांग्लादेश में हिंदू मंदिर पे हमला किया जाता है, इन सब तमाम सवालों का जवाब लेंगे। सबसे पहले हम स्वामी जी के पास जाएंगे, जो हम जानना चाहेंगे कि क्या धर्म को लेके किसी भी देश में इस तरह से अत्याचार किया जाना कितना सही है और कितना गलत है। स्वामी जी, ठीक है। आप धर्म के लिए पूरे विश्व में कहीं अत्याचार होता हो ऐसा अगर देखना है तो
ये मैक्सिमम मुस्लिम कंट्रियों में ही होता है। भारतीय सनातन संस्कृति ने अयम निज परोवेति गुरुनाम लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, ये बात पूरे जन समाज को नहीं, पृथ्वी ऊपर रहने वाले हर एक व्यक्ति को कहा सनातन धर्म ने कि पृथ्वी ऊपर रहने वाला हर एक जीव एक परिवार। अगर जहाँ परिवार की भावना होती है वहां होता ही नहीं है। लेकिन विश्व में एक धर्म ऐसा व्याप्त हुआ है कि कई देशों में से उनको खदेड़ा गया, वो है इस्लाम संस्कृति। और मैं मानता हूं कि कभी भी धर्म के बारे में बंटवारा होता नहीं है। धर्म हमेशा जोड़ने का काम करता है। धर्म कभी किसी को काटने की बात नहीं करता है। कोई जीव प्राणी मात्र की हिंसा की बात धर्म कभी नहीं करता है। इसलिए शास्त्रों में कहा है अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा है वही सबसे श्रेष्ठ धर्म है। और आज पूरे विश्व में देखा जाए तो मैं मानता हूं कि सनातन धर्म ने जो शिक्षा दी है, सनातन धर्म ने जो शास्त्रों में आदर्शवाद दिया, सनातन धर्म में जो परिवार भावना दी गई है, और विश्व में कोई धर्म में ऐसी बात आपको देखने नहीं। स्वामी जी, हिंदू धर्म खासतौर पे ये कहा जाता है कि हम सहिष्णुता की तरफ चलते हैं और हम थोड़ा सा दूसरे लोगों के साथ में जुड़ के ज्यादा अच्छा रहना पसंद करते हैं, लोगों के साथ में प्रेम व्यवहार रखना पसंद करते हैं। तो भारतीय संस्कृति या हिंदू संस्कृति जो सनातन संस्कृति है, सहिष्णुता का दूसरे लोग फायदा उठाते हैं। आप क्या सोचते हैं इस विषय पे? नहीं, ये 100% बात है। कई हिंदू संस्कृति की सहिष्णुता के कारण, क्योंकि हमें यही बताया गया है कि अहिंसा परमो धर्म। हमारे घर में, परिवारों में, बच्चों में यही संस्कार दिया जाता है कि किसी का कभी भी किसी प्रकार से नुकसान न करो। आपके ऊपर जिन्होंने उपकार किया है, कुछ हेल्प की है, किसकी मदद की है, तो उस मदद को जीवन भर मत भूलो, ये सनातन संस्कृति ने बताई है। और मैं मानता हूं कि ये सहिष्णुता जरूरत से आज ज्यादा हो चुकी है, और उसी सहिष्णुता का गैर लाभ समाज उठा रहा है, अन्य धर्म उठा रहे हैं। ये मैं मानता हूं। आज बांग्लादेश में जो परिस्थिति हुई है, वही बांग्लादेश को जब मदद की जरूरत थी तब भारत से ही मदद हुई थी। भारत ने ही तन मन धन से यहाँ से सैनिकों को भेज के वहां शांति और सुलझान हो, उसलिए भी भारत ने ये मदद किया था। मुझे बिल्कुल याद है कि उस समय पे पोस्ट की टिकट पे 5 पैसा एक्स्ट्रा डाला गया था बांग्लादेश के लिए। उस समय में बस की टिकट पे 5% अलग से डाला गया था बांग्लादेश को डेवलप करने के लिए। वही बांग्लादेश आज अपना कर्तव्य भूल चुका है। जिन्होंने हमारे ऊपर इतना बड़ा उपकार किया, उसी पब्लिक के ऊपर उनकी जरूरत से ज्यादा सहिष्णुता के कारण आज उनके ऊपर हावी हो रहा है। और ये लंबा चलता नहीं है, लेकिन आज सनातन धर्म को नुकसान पहुंचाने की जरूरत वो काम कर रहा है। ठीक है, हम जवाब लेंगे सुमित सिंह ठाकुर से, जो कि करणी सेना भारत से प्रवक्ता हैं। इन्होंने सहिष्णुता की बात की। हम शास्त्र और शस्त्र दोनों जानते हैं, क्या कहना चाहेंगे सुमित ठाकुर भारत के हिंदू के लोगों पे जो अत्याचार बांग्लादेश के ऊपर हो रहा है, क्या शस्त्र उठाया जाएगा भारत की तरफ से? देखिए, पहले तो मैं इस मीडिया के माध्यम से यहाँ सभी दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। पूजनीय महाराज जी के चरणों में नमन करता हूँ। आदरणीय बड़े भाई रविंद्र पांडे साहब को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। हमारे भाई साहब बैठे हैं, उनका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। सभी का बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। बात अगर शास्त्र और शस्त्र की बात आ जाए तो मैं सोचता हूँ कि शायद मुझसे अच्छा कोई बोल नहीं सकता। ये कॉन्फिडेंस नहीं है, अपनी मेरी व्यक्तिगत निजी बात है। देखिए, शास्त्र और शस्त्र और चोटी और धोती, ये अगर सलामत रहेगी तो राष्ट्र सलामत रहेगा, ये हिंदुस्तान सलामत रहेगा, समाज सलामत रहेगा, और हम और आप सलामत। इसमें क्या है, बात रही शास्त्रों की और शस्त्रों की अगर बात करें, अभी कुछ दिन पूर्व की बात है कि आदरणीय गुरु जी महाराज जी के नेतृत्व में, इनके आह्वान पर समस्त हिंदू संगठन, मैं एक दो संगठन की बात नहीं कर रहा हूँ, समस्त हिंदू संगठन को निमंत्रण था, आह्वान था वलसाड़। तो हम वहां पहुंचे थे और भारी संख्या में पहुंचे थे। और हमारे दादा सुखदेव सिंह गोगामणि, जब जेएनयू में ब्राह्मणों को भगाने की बात आई, जैन समुदाय को भगाने की बात आई और गुप्ता बनिया और तमाम लोगों की बात आई, तो उन्होंने कहा था राजपूत अपनी तलवार पर न्याय दिलाने का काम करेंगे।
तो अगर बांग्लादेश के लोग, अगर आपके मीडिया के माध्यम से मेरी बात वहां तक पहुंच रही है, तो मैं उनको भी आग्रह करता हूं कि करणी सेना भारत का एक प्रदेश का प्रवक्ता और सैनिक होने के नाते मैं तो कहता हूं मुझे परमिशन दीजिए, हम अपनी तलवार के दम पर उन हिंदुओं को इंसाफ दिलाने का काम करेंगे, न्याय दिलाने का काम करेंगे। तालियां बज रही हैं, इसका मतलब ये नहीं कि करणी सेना भारत बांग्लादेश में जाएगी। हमारे पास कानून के ज्ञाता डॉक्टर रविंद्रनाथ पांडे जी हैं, हम इनसे समझेंगे कि करणी सेना जिस तरह से कह रही है कि हम बांग्लादेश में घुसेंगे और हम तलवार की नोक पे इंसाफ दिलाएंगे, क्या लगता है इस विषय पे कानून किस तरीके से सोचता है, हम ये जानना चाहेंगे आपसे। सबसे पहले गोस्वामी जी को के चरणों में प्रणाम। आज इस सभा में उपस्थित करणी सेना के हमारे मित्र और छोटे भाई, आज जो आपने अभी ये प्रश्न कहा कि इसको कानूनी तौर पर क्या देखा जाएगा, तो ठीक है, आपकी वेदना, आपकी तकलीफ या आप जिस तरीके से कह रहे हो, ये सब अपनी जगह पे है, लेकिन जो देखा जाए तो भारत सरकार ने भी पहले भी काफ़ी पहल की है। अभी भी जो घटना घटित हुई, हिंदुओं पर जो अत्याचार हुआ, अभी जो मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, या जो अभी आपने देखा कि एक महात्मा के ऊपर जो हमला हुआ, उसके लिए जो वकीलों, वहाँ की जो बार एसोसिएशन है या बार काउंसिल है, इन लोगों ने ये कह दिया कि नहीं, अल्पसंख्यकों का कोई मुकदमा लड़ेगा नहीं और ये ब्राह्मणों का, ये महापुरुषों का कोई मुकदमा लड़ेगा नहीं। एक्चुअल देखा जाए तो लीगल में प्रोफेशन ऐसा प्रोफेशन है जिसमें किसी का कोई जात, पंथ, मजहब देख करके ये पेशा से संबंधित हम लोग नहीं आते। इसमें जो व्यक्ति पीड़ित है अपने पास आ रहा है, उसका लड़ना चाहिए, लेकिन वहाँ की जो गवर्नमेंट ने ये लड़ने से मना कर दिया, एसोसिएशन ने मना कर दिया, कोई वकील नहीं रहेगा, जो वकील लड़ने के लिए तैयार हुआ उसके ऊपर भी हमला किया गया, ये सब जघन्य है। और ये सारी चीजें जो है, इस पर मुझे योगी जी का एक शब्द याद आया, बटोगे तो कटोगे। यहाँ कोई भी कानून या कोई भी चीज आप तब लागू करा पाओगे जब आप संगठित हो और आपकी संख्या ज्यादा हो। सक्षम है कानून। मैं बीच में रोकना चाहूंगा आपको थोड़ा सा। बटोगे तो कटोगे, इसमें विरोधाभास है। बटोगे तो कटोगे, ये अपना इंटरनल मामला है। जो सुमित सिंह ठाकुर जी ने जो कहा कि हम तलवार के नोक पे बांग्लादेश में जाएंगे, क्या इस तरह का कोई प्रक्रिया है? देखिए, आपकी बात अपनी जगह पे सही है, और आपकी जो बात है कि हमें इस तरीके से किया जाए तो हम उनके सहयोग में जाएंगे और हम सहयोग करेंगे। हम आ रहे हैं आपके पास, अमुक मुद्दे पर सहमत हैं, लेकिन अमुक मुद्दे पर सहमत नहीं गया, इसलिए कि ठीक है आपने कहा, लेकिन वो चीजें जहाँ गवर्नमेंट और प्रशासन की तरीके से लड़ रहा है, तो क्या प्रशासन इस चीज को अनुमति देगा? ये संभव नहीं है। लेकिन आपके समर्थन और आपके जज्बात का वाकई में सलूट करता हूँ। ये सही है कि आपके जैसे लोग या आप अन्य संस्थाएं या धार्मिक संस्थाएं या अन्य जो भी हैं, वो संगठित हो करके अगर इस तरीके का काम करें तो संभव है कि इसका निजात लाया जा सकता है। धन्यवाद। ठीक है, इसी बीच में हमारे एक मेहमान जो अभी देर से पहुंचे हैं, तो वो भी अभी पहुंच गए, तो हम चाहेंगे कि वो भी हमारे बीच में आए और उनसे भी सवाल किया जाएगा। और सवाल आसान नहीं होगा, वो लेट से आए, मुस्कुराते हुए आ रहे हैं, तालियों से जोरदार स्वागत कीजिए। तो रिंकू तिवारी जी हमारे साथ में है, हम उनसे थोड़ी देर में अपने सभी सवालों का जवाब लेंगे। इससे पहले कि समाज के बीच में है जो एक अच्छे बिजनेसमैन भी हैं, समाज में फंड की जरूरत होती है समाज को अच्छे से चलाने के लिए। अगर बांग्लादेश से लोग भाग के इंडिया के अंदर आते हैं, इंडिया के इकोनॉमी पे कितना फर्क पड़ेगा, और भारत के जो एक बिल पास किया था उस पे जो बाहरी लोगों को, अल्पसंख्यक लोगों को, जो बाहरी हिंदू हैं, खास करके हिंदुओं को ही कहा जाएगा, जो हिंदू है भारत में आएंगे, भारत के अंदर कितना फर्क पड़ेगा भारत के इकोनॉमी पे? जवाब दीजिए। इसलिए मैं बोलना चाहूँगा, आ रहा हूँ सुमित ठाकुर जी, आपके पास आ रहा हूँ। भारत के अंदर बांग्लादेशी 5 करोड़ के आसपास, और जितने माइनॉरिटी मतलब हिंदू है बाहर कंट्री में रहते हैं, वो ऑलमोस्ट अराउंड 5 करोड़। तो
यात्रा बची हो जाती है तो हमें कुछ ज्यादा फर्क गिरेगा। पर अगर हम उन 5 करोड़ को भी अपने पास ले लेंगे और इनसे 5 करोड़ को रख देंगे तो डेफिनेटली इकोनॉमी के ऊपर काफी बोझ हो जाएगा। हम सबके, हमारे बच्चों को भी काफी बोझ होगा। इसका गवर्नमेंट को भी काफी ध्यान मतलब रख रही है कि ये कानून इसी तरह से लेके आया था जो जरूरतमंद है उनको ही मतलब यहाँ का नागरिकता मिलेगी। और जैसे ये भाई साहब ने बोला कि हम तलवार बल पे काट डालेंगे, नहीं ठीक बात है। हम अभी इसी को कंटिन्यू करेंगे कि वहाँ के लोग, जबकि अभी हिंदुस्तान के अंदर देखा जाए तो अभी इतनी तरीके से भारत सरकार जो है, अभी वर्तमान सरकार जो है, बहुत सारी वैकेंसियां भारत सरकार के पास खाली पड़ी हैं। अगर बांग्लादेशियों को लेके आएंगे, इकोनॉमी के तौर पे देखा जाए, आज भी हिंदुस्तान के अंदर अगर हम दूसरे की सहायता करने जाते हैं, ठीक बात, भारत के अंदर आज भी बहुत लोग ऐसे हैं जो झोपड़ियों में रहते हैं, तो उनको उनकी विकास को छोड़ के बांग्लादेश से बुलाएं और इनको यहाँ का नागरिकता दें, कितना सही रहेगा। नागरिकता देना तो प्रक्रिया है, भारत की प्रक्रिया है, वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा नुकसान, किसी देश को नुकसान करने वाला है, क्योंकि आपके रिसोर्सेज से उनको आप देने वाले हो और अपने बच्चों का पेट काट के उनको देने वाले हो, वो किसी को नुकसान करने वाला हो। पर जो 5 करोड़ बांग्लादेशी हैं भारत के अंदर, उनको आप बाहर करके उनको ले लेते हो तो उतना इम्पैक्ट नहीं गिरेगा। फिर भी अगर मतलब जैसे आखिर क्यों लेना है उनको, जवाब लेंगे करणी सेना भारत के प्रवक्ता। आप हाथ ऊपर किए थे, कुछ रह गया था जब हमारे विधि के ज्ञाता एडवोकेट साहब जवाब दे रहे थे। माध्यम से सभी परपक्ष लोग बैठे हैं और आदरणीय हैं, मेरी बात को कोई अन्यथा मत लीजिएगा। और बहुत सब फ्रंट टू चीज से बहुत समझदार हैं, क्योंकि हम लोग एक डिबेट में बैठे हैं। और नहीं, क्षत्रिय जो हैं, क्षत्रिय आज से नहीं 200 साल पहले जब भारत गुलाम हुआ उस टाइम पे भी लड़े, और आप जब बाबर आए उस टाइम पे भी आपने अपने मीडिया के माध्यम से इस बात को एक्सेप्ट किया। और दूसरी चीज, यहाँ सब लोग परपक्ष लोग बैठे हैं, मेरी बात को कोई अन्यथा नहीं लेगा। मैं आदरणीय नहीं, मीडिया से हम बोल के ये नहीं कह रहे हैं कि हमको हमारी जनता अच्छे से जानकार है, क्योंकि हमारे देश में बहुत लोगों ने लड़ा तो बच्चों को पता है। उसकी जिम्मेदारी उतनी है, अगर साथ में अधिवक्ता बैठे हुए तो उनसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है, ठीक है ना। हमारे आदरणीय रविंद्रनाथ पांडे जी, हमारे बड़े भाई साहब ने एक बहुत अच्छी बात की, लेकिन मैं आपकी मीडिया के माध्यम से ये सवाल भी है, मेरा कटाक्ष भी है, मैं चाहूंगा कि उसका उत्तर दें। बिल्कुल, ये कोई राजनीतिक वो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर जहाँ समाज की बात आती है, क्योंकि विरोध अगर आपका नहीं है कहीं, तो इसका मतलब जहाँ इंसाफ और न्याय की बात आ रही है आप वहाँ भी खामोश बैठे हैं। तो इसलिए मैं बोलना चाहूंगा कि आपने बहुत अच्छी बात बोली मान्यवर से, मैं चाहूंगा कि वहाँ की बार और काउंसलिंग में बोला कि अगर उनका स्वामी जी का कोई मुकदमा लड़ता है उस कोर्ट परिसर के अंदर तो हम उनको लड़ने नहीं देंगे। मेरी बात शायद सही है। तो मैं चाहूंगा गुजरात या उत्तर प्रदेश या जहां तक आप तो बहुत माने जाने वकील हैं और आप किसी भी नाम के मोहताज नहीं, मैं चाहता हूं कि गुजरात का बार काउंसिल ने क्या कोई ऐसा वहां पे ज्ञापन दिया या किसी ने यहाँ से बोला कि नहीं हम लोग चलेंगे यहाँ पे उनके खिलाफ नारेबाजी या उन वकीलों के खिलाफ क्या कुछ किया, तो मैं ये पूछता हूँ। दूसरा चीज बहुत अच्छा विनय भाई ने हमारे पूछा था, यहाँ पे बहुत लोग हमारे बीजेपी के लीडर्स होंगे, उनके सक्रिय सदस्य होंगे, मेंबर्स होंगे, मैं उसमें पूछूंगा। आपने पहला शब्द बोला था कि वहाँ की जो प्रधानमंत्री है बांग्लादेश की, उनको वहां से यहाँ शायद सुरक्षित स्पॉट करके लाया गया। क्या नाम बताया था सर आपने? शेख हसीना। ताकि सबके शेख हसीना जी को बाई स्कॉट चार्टेड वहाँ का जो भारतीय वायुसेना का जो विमान होता है उससे लेके भारत लाया गया, उनको संरक्षण दिया गया। और ये अब मैं आपके मीडिया के माध्यम से माननीय नरेंद्र मोदी साहब से भी बोलना चाहूँगा। सर फैक्ट में थोड़ा सा चेंजिंग है, फैक्ट में चेंजिंग है। भारत सरकार के वहाँ पे वो सेना नहीं गई थी लाने के लिए, वो खुद आए थे पक्के यहाँ पे। फैक्ट में थोड़ा सा चेंज है, ये बताइए। उनकी सभी से प्रश्न है, कोई बोल सकता है, उनकी सुरक्षा के लिए क्या किया गया और उनको यहाँ पे लाकर किस प्रकार से उनको रखा जा रहा है। और बात रही उनको लाने की, तो अब भारत में किसी भी बांग्लादेशी की घुसपैठ नहीं होने देंगे। उसके लिए करणी सेना पूर्ण रूप से जाएगी और बॉर्डर पे खड़ा होना पड़ा तो बॉर्डर पे भी खड़े होंगे। उसके लिए हम खुद प्रशासन है, खुद वीर भोगे वसुंधरा, हम वहां पहुंचेंगे, किसी की नहीं। और अगर कोई आएगा तो यहाँ का पूरा सिटीजन सिस्टमैटिक ढंग से आएगा कि भैया यहाँ रहना है तो जय श्री राम कहना है, यहाँ पे हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है। हमारे बीच में काफी देर से जुड़े रिंकू तिवारी, ठीक है, मैं नाम से अगर आपको, हाँ ठीक है, रिंकू तिवारी जी हैं हमारे साथ में, हम इनसे जवाब देंगे। भारत में रहना है तो जय श्री राम कहना है, लेकिन भारत के अंदर जो और भी कम्युनिटी के लोग हैं उनके लिए
और बांग्लादेश में जो हिंदू हैं उनके ऊपर जो अत्याचार हुआ, यहाँ पे भारत में अगर माइनॉरिटी के तौर पे देखा जाए तो खास करके बहुत सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई पहले कहते थे आपस में सब भाई भाई, लेकिन अभी थोड़ा सा मेंटेलिटी लोगों का चेंज हो गया है। तो अभी भाई भाई वाला मुझे लगता नहीं है कि अभी कहीं चल रहा है। जैसे इन्होंने अभी कहा भारत में रहना है तो जय श्री राम कहना है, लेकिन जो ठीक है, ये कोई रैली नहीं है, आप जय श्री राम बोल के इसको अपनी तरफ से कैप्चर ना करें, क्योंकि डिबेट शो है, आप कैप्चर ना करें इसको, जवाब आपसे लेंगे। आपने ये जो सालासर न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद। छोटी छोटी डिबेटें करे, ठीक है, जागृत करे, पब्लिक को जागृत करे, बहुत अच्छी बात है। और जागरूकता आना बहुत जरूरी है। जैसे हमारे क्षत्रिय समाज करणी सेना जी के अध्यक्ष बोले, बांग्लादेश, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, बंगाल, आप पूरा फिलोसफी देखोगे ना, पूरी माइंड गेम पूरी चलती है। शेख हसीना जी को लाया, हाँ बिल्कुल बहुत गलत। आप खुद एक मेंटलिटी सोचो कि एक देश की प्राइम मिनिस्टर जिसकी जो लेडीज है, मतलब अपने आप में बहुत बड़ी बात है, उस प्राइम मिनिस्टर की वहाँ पे कीमत नहीं है, उसके अंग वस्त्रों तक का चिन्हड़ कर दिया गया। उनकी मानसिकता आप सोचो, उनकी सोच, उनकी सोच कुछ नहीं है उसमें। मतलब आप समझ लीजिए स्वामी जी, उनकी जो सोच है ना, बहुत विपरीत सोच है। उनके बोलने की जो करने की क्षमता है, वो कुछ मानते मूलते नहीं है, वो बहुत कट्टरवाद होता है। जो आप शिक्षा के दर पे तो उनको सुधार सकते हो, लेकिन वो शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकते हैं। फिर आप बोले कि देश में रहना है तो जय श्री राम, क्या प्रश्न था आपका? जय श्री राम, देखिए वो जैसे उन्होंने सवाल आपका क्लियर हो जाए। मेरा कहने का मतलब है हिंदुस्तान में रहना तो जय श्री राम कहना है। वैसे बांग्लादेश में, अगर बांग्लादेश में रहना है तो अल्लाह अल्लाह कहना वो भी कर रहे होंगे। अगर वहाँ पे माइनॉरिटी है तो माइनॉरिटी को दबाया जा रहा है, तो मानसिकता तो हर तरफ विकसित हो रही है। देश नहीं है, पाकिस्तान कोई देश नहीं है महाराज, ये सब अखंड भारत है। सनातन, हमारा जो सनातन धर्म निष्ठा तत्व अतिराम है, रामम नाम विकृत धर्म, राम हमारे धर्म है। जय श्री राम कोई नारा नहीं है, हमारे धर्म में, हमारे कण में, हमारे रोए रोए में राम है। राम हमारा कोई जयकारा नहीं है, राम हमारा स्वाभिमान है, राम हमारे अस्तित्व है। हम राम से है, न कि राम हमसे है। ये तो बच्चे सनातनी, ये आपकी आस्था है, ये आपने जो बोला ये आपकी आस्था है, ये आपकी आस्था नहीं बोल सकते साहब। ये हमारे सनातनियों का दृढ़ विश्वास है कि राम ही सर्वोपरि है। और रतित रामाम दिष्टो राम धर्मानाम विद्रोह, धर्म का जो सूचक होता है ना, जिससे ये चलाते हो ये संविधान, ये कोर्ट कचहरी, पुलिस, ये लॉ एंड ऑर्डर जो चला रहे हो ना, ये हम है, वो राम का धर्म है तो चल रहा है ना। ये तो वकील साहब काम में आएंगे ना, जज साहब काम में आएंगे ना, कोई महाराज काम में आएंगे ना, पंडित आएंगे। उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है, हमको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। माइक थोड़ा सा ऊपर रखे तो आवाज क्लियर आएगा। आप 800 साल गुलामी झेल करके, 200 साल ब्रिटिश की गुलामी झेलने के बाद भी अगर आपकी मानसिकता, हमारी लोगों की अगर ऐसी चल रही है कि राम में ही हम परेशान है, जय श्री राम बोलेंगे तो क्या होगा। माइक थोड़ा सा सीधे रखे तिवारी जी, आवाज आपका थोड़ा सा क्लियर आएगा। अब बोलोगे स्वामी जी कुछ जवाब देना चाहते हैं इस विषय पे। स्वामी जी, मैंने पहले ही कहा था कि हमारे अंदर सहिष्णुता जरूरियात से बहुत ज्यादा आ चुकी है। हमारे धर्म ने ये सिखाया है कि दूसरे का नुकसान मत करो, लेकिन धर्म ने अभी बात हुई थी शस्त्र और शास्त्र की, तो मैंने कहता हूँ कि हमारे कोई भी देवी देवताओं का हाथ ऐसे नहीं है कि जिसके हाथ में शस्त्र। हमारा जो महाभारत का युद्ध हुआ था वो न्याय और अन्याय के सामने ही हुआ था। जब इस देश में, भारत देश ने हर एक कम्युनिटी को, हर एक धर्म के लोगों को बसाया है। मैं बसाया वहां तक नहीं कहता, मैं वहां तक कहता हूँ कि इस्लाम संस्कृति से हमारा जो राष्ट्र का सर्वोपरि स्थान है, राष्ट्रपति का, उस पे भी अब्दुल कलाम जी को बिठाया है। उसका मतलब ये है कि इस्लाम संस्कृति में जो अच्छे लोग हैं, जो देश के रूल्स के अंदर रहना चाहते हैं, जो देश के अंदर जो धर्म है, सहिष्णुता है, यहाँ की जो परिभावना है, यहाँ की जो दिनचर्या है, उसके साथ सेट होते हैं तो कोई प्रॉब्लम किसी से है ही नहीं। लेकिन जिस देश को सब प्रकार की मदद की गई, जिस देश के द्वारा, भारत के द्वारा, यहाँ के सनातनियों के द्वारा, जिस संत ने लाखों लोगों को कोरोना में खाना खिलाया, भोजन कराया, और उसी संत को अगर उस देश में केस लड़ने वाला भी वकील ना मिले, ये कितनी बड़ी मजबूरी है हमारे देश की, हमारी संस्कृति की, हमारे सनातनियों की।
करणी सेना वाला भाई ने जो कहा बहुत अच्छी बात, मैं उसके साथ बिल्कुल सहमत हूं कि आज तक सनातन संस्कृति का रक्षण अगर किसी ने किया है तो क्षत्रियों ने किया। आज तक आप पहले से हिस्ट्री ले लो तो सनातन संस्कृति की जो अंदर की जो भावना है वहां पहुंच नहीं जाएंगे रूल्स के हिसाब से, वो बात तो पक्की है, लेकिन अंदर की इस प्रकार की भावना हरेक सनातनियों के अंदर जागनी चाहिए, हरेक सनातनियों को जागरूक होना चाहिए। अगर हम नहीं जागेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी हमें बहुत बड़ा नुकसान और गालियां देगी कि हमारे पूर्वज कैसे हो गए। तो इसलिए अपनी संस्कृति के लिए, अपनी बहन बेटियों की रक्षा के लिए, अपने धर्म के लिए और अपने राष्ट्र के लिए हमेशा हमें जागरूक होना ही चाहिए। अगर नहीं जागरूक होंगे तो एक साइड मिशनरियों का काम जो धर्म परिवर्तन कराने का चारों ओर हो रहा है, आज हम 7 राज्यों में माइनॉरिटी में आ चुके हैं, फिर भी हम नहीं जाग रहे हैं। आज बंगाल के अंदर हिंदुओं की कत्ल हो रही है, आज गुजरात के अंदर ये प्रॉब्लम हो रहा है। कोई इस्लाम संस्कृति में बुजुर्ग, कोई बुद्धिशाली व्यक्ति ने ऐसा नहीं कहा कि भाई इसको रोकना चाहिए, तो उसी से भी कोई किसी को बोलना चाहिए। उनकी भी जिम्मेदारी है इस देश की रक्षा करना, इस देश की संस्कृति की रक्षा करना, तो जागरूक होना तो बहुत जरूरी है ही है। ठीक है, हम एक सवाल और रहेगा एडवोकेट साहब से, इसके बाद हम कुछ स्टूडेंट हैं हमारे साथ में जुड़े हुए हैं जो उनके भी कुछ सवाल होंगे हमारे पैनल से, हमारे मेहमान से आप सवाल कर सकते हैं। इससे पहले एडवोकेट साहब, 1971 के टाइम में बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की संख्या लगभग 25 से 30% थी। उस समय शेख मुजीबुर रहमान की सरकार थी जो कि भारत के समर्थन से वहां पे सरकार बनाती है। उसके बाद हालांकि 1975 के बीच में उनकी हत्या कर दी जाती है और फिर उसके बाद कुछ सत्ता परिवर्तन होता है, लेकिन फिर से शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लोग वहां पे सरकार बनाती है। उसके बावजूद अगर वहां पे हिंदुओं का दमन हुआ है और जो आके अवामी लीग की पार्टी की ही जो प्रधानमंत्री थी, जो आके भारत में आज भी बैठी हुई हैं, कहीं ना कहीं उनका भी हाथ है उसमें। जो भारत सरकार इतना संरक्षण दे रही है, वहां से आके बैठी हुई हैं। जब वहां से 25 से 30% जो वहां पे हिंदुओं की संख्या थी, आज घट के लगभग 7.5 या 8% के आसपास टिकी हुई है। तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं? देखिए, हम आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं आपको कि 1971 की जो आपने जिक्र किया, 71 में ये देखा जाए तो कुछ राजनेताओं की कमी रही है, खास करके कांग्रेस की सरकार थी। जिस समय हमारे भारतीय सेना ने वहाँ पहुँच करके और लगभग ये मान के चलिए कि लगभग पूरा सारा कमान अपने हाथ में था, लेकिन उसके बावजूद भी उनको छोड़ देना और ये करना, इसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई। और रही बात संख्या की बात है, तो उस समय हिंदुओं की संख्या ज्यादा थी, 25 से 30%, 25 से 30। हाँ, आज देख रहे हो घट करके 8% तक आ गई, लगभग 8%। जब हम माइनॉरिटी में रहेंगे, जो हमारी संख्या कम रहेगी, तो ये बट नेचुरली है कि जिसकी संख्या ज्यादा रहेगी वो हावी रहेगा। तो शेख हसीना जो भारत में आके बैठी हुई है, समिति ने ये बात कही है हाँ, कि उनको लाया गया इस कोड करके नहीं है, थोड़ी सी हम आपको बता दें, ये उनको लाया नहीं गया है, वो भग के आई हैं, अपने पास शरण मांगा है उन्होंने, हमें भारत सरकार ने लाया नहीं है ना। ठीक है, हमने फैक्ट को क्लियर किया था, उस बात को ये किया है, वो आई है और शरण मांगी है। तो अपना देखिए हिंदू राष्ट्र है पहले से ही, और जो आया है अतिथि देवो भव का परंपरा है भारत में। कि अगर कोई भी व्यक्ति आ गया तो शरणागत हो गया, अपने पास झुक गया और आकर के अगर मदद की, अगर जो गुहार कर रहा है, हाँ उसमें भी लिया था। तो आकर के अगर जो कोई व्यक्ति कह रहा है कि मुझे शरण दीजिए, तो भारत सरकार ने उनको शरण दिया है। सीमा हैदर अलग मुद्दा है, हम आएंगे उसमें। तो ये जो चर्चा हुई कि आकर के वो रही हैं, तो अभी भी ऑलरेडी सुरक्षा उनको, ठीक है, कोई व्यक्ति आ जाए तो उनको सुरक्षा दिया जा रहा है। मैं एक चीज और बोलूंगा, ये जो स्थिति पैदा हुई है बांग्लादेश के अंदर नहीं हुई है। आप सभी लोग यहाँ पे जानते होंगे पालघर में साधुओं की हत्या हुई थी। मैं तो यहाँ के वापी नहीं, पूरे वलसाड डिस्ट्रिक्ट और तमाम जहाँ जहाँ तक मेरी मीडिया के माध्यम से आवाज जा रही है, मैं उनसे पूछना चाहूंगा। देखिए, साधु की कोई जात नहीं होती, ठीक, क्योंकि हमारी पूजनीय सम्मानित सदैव संतों से ये देश है, हमसे नहीं है, संतों से देश है।
और मैं बता रहा हूँ कि कोई भी बंदा वहां नहीं गया। नीलकंठी अखाड़ा, जूना अखाड़ा, स्वामी देवकानंद ठाकुर साहब और तमाम लोगों ने आह्वान करने की कोशिश करी और बोला कि भैया हम वहां जाएंगे, लेकिन कोई नहीं गया। मैं वहां प्रत्यक्ष रूप से 200 गाड़ी लेके गया। मुझे ये करमबेली कौन सा चेक पोस्ट है वहां पे डिटेन किया पुलिस ने और बोला नहीं आप आगे नहीं जा सकते, और कुछ नहीं हुआ। तो मैं तो कहता हूँ अगर आपकी मीडिया के माध्यम से अगर हिंदुत्व जगाना है तो मैं कहता हूँ इतना जग जाना चाहिए कि कोई भी भारत छोड़ो पूरे कंट्री में अगर सनातन धर्म का कोई भगवा का कपड़ा पहन के भी है तो उसकी नजर वहां पे उनके सम्मान से झुकनी चाहिए, ना कि अपमान से झुकनी चाहिए। ठीक है, ये तो भारत का इंटरनली मामला है, भारत सरकार को इस पे काम करना चाहिए, ना कि हम बांग्लादेश से जाएंगे और वहां से पाकिस्तान से बुला के लेके आएंगे कि यहाँ पे हिंदुस्तान के पालघर के अंदर हिंदुओं को मारा पीटा जा रहा है, बांग्लादेश में ले हम शरणार्थी की बात है। भारत सरकार क्या कर रही है? उस समय की जो सरकार थी वो सरकार हमारे हिंदू जो धर्मावलंबी हैं या हमारे जो संत नहीं, डिबेट चेंज हो रहा है, थोड़ा सा डिबेट चेंज हो रहा है। तो सरकार का पतन भी हुआ, ये भी आपने देखा है। सारे काम अपने यहाँ तक के राशन भी हम लोग सरकार के भरोसे छोड़ देते हैं और बाद में जाके यू हैव टू रिजल्ट ऑफ जीरो आता है। बाद में कहते हैं भैया सरकार नहीं थी, वो बीजेपी की सरकार थी, वो कांग्रेस की सरकार थी, वो आम आदमी पार्टी की सरकार थी। सरकारी सरकार मजा ले लेती है और बाकी जितने लोग हैं वो सजा में प्राप्त। सर हिंदू मारे क्यों जाते हैं सर? 1 मिनट हम जनता के बीच में आएंगे। एक और सवाल रहेगा, क्या भारत और पाकिस्तान बंटवारा और पाकिस्तान बंटवारा यानी जब बांग्लादेश बना, भारत की कुछ गलतियां हुई हैं, हम जवाब लेंगे एडवोकेट साहब से। कुछ गलतियां हुई, गलतियों की जहाँ तक बात है, जबकि थोड़ा सा फैक्ट क्लियर कर दो तो शायद जनता को भी समझ में आ जाएगा। जबकि बांग्लादेश में जब भारत वहां के मुक्ति बाहिनी के साथ में भारत ने पूरे समर्थन से जब उनके साथ में मिल के उनको आजादी दिलाने का काम किया, आज मोहम्मद यूनिस जो आज वहां के सलाहकार हैं, अपने आप को प्रधानमंत्री मान रहे हैं, वो माने, हम नहीं मानते, हम भारत के लोग हैं, ठीक है, हमारी मीडिया की अपनी परंपरा है, हम अपने तरीके से बोलते हैं, लेकिन हम नहीं मान रहे हैं। अगर वो सलाहकार है तो सलाहकार है, लेकिन वो जाते हैं D8 सम्मेलन में जाते हैं और वहां पे जाके एक बयान देते हैं कि भारत मात्र एक सहयोगी के काम किया। उस समय भारत सरकार आहत क्यों नहीं हो रही है इस चीज से और क्या कार्रवाई कर रही है? देखिए, कहने के लिए किसी को रोका नहीं जा सकता है, कौन क्या स्टेटमेंट देता है उसको रोका नहीं जा सकता, लेकिन यह काट सत्य है कि भारत ने शुरू से ही सपोर्ट किया है और सपोर्ट की वजह से ही है। अब रही बात बंटवारे की, जो आपने बात की, बंटवारे में भी सबको अपनी तरीके से धर्म, जात, पंथ, मजहब में जीने का, रहने का अधिकार दिया गया था। अब देखिए, जो हिंदुओं की संख्या वहाँ पे रही, चाहे पाकिस्तान हो या बांग्लादेश में हो, अब वहाँ पे संख्या कम होने की वजह से अब जहाँ संख्या जिस व्यक्ति की ज़्यादा रहेगी तो स्वाभाविक सी बात है कि जो कम संख्या वाले लोग हैं उनको प्रॉब्लम होगी। और आज जो फेस कर रहा है मात्र इसी की वजह से फेस किया जा रहा है। और रही बात सरकार की, जो आपने बात की, तो सरकार देखिए, सरकार किसी के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं, लेकिन आहत तो हुए है ना। एक भारत ने जो वहां पे अभी तो वहाँ 93 हजार सैनिक नहीं 93 हजार सैनिक बांग्लादेश में एक साथ, आज तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इतने सैनिक कभी भी एक साथ सरेंडर नहीं किए। आज वहां पे भारत का जो स्मारक बना हुआ है, 93 हजार सैनिक जो वहां पे एक अपने हथियार डाल दिए, आज वो स्मारक भी तोड़ा जा रहा है बांग्लादेश के अंदर। भारत सरकार अमुक दर्शक बने देख रही है इसको। सर, ये भारत सरकार की, जहाँ तक आपने बात किया मुख्य दर्शक बन के देख रही है, आपने उस घटना को का, उस समय की घटना को पहले आपने लिया है। उस समय की सरकारों को देखिए कि कुछ पाकिस्तान, ये पंजाब के कुछ जगहों के लिए मात्र, और पूरी की पूरी सेना को फिर वापस बुला लिया गया। अगर उस समय की इच्छा, सरकार की इच्छा शक्ति की कमी थी, अगर उस जैसे ये सरकार कर रही है, अगर वो इच्छा शक्ति दिखाई होती, शायद ये बांग्लादेश में कोई प्रश्न ही नहीं रहता है और ये आना और जाने की बात ही नहीं रहती। बांग्लादेश हमारा था। गलतियां हुई हैं, बंटवारे में गलतियां हुई हैं। दर्शक के बीच जाएंगे, कुछ बच्चे हमारे साथ में स्टूडेंट हैं और बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। माइक लेके जाइए उनके पास। चलो, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम उज्जवल शर्मा है, मैं B.Pharm फाइनल ईयर स्वामीनारायण फार्मेसी कॉलेज का छात्र हूँ। अच्छा। मेरा प्रश्न जो है थोड़ा लंबा हो सकता है, मैं आप लोग से चाहूंगा कि थोड़ा उसको पूरा सुने। मेरा प्रश्न ये है कि जैसा कि आज बांग्लादेश का जो स्थिति है वो किसी भी कंट्री का, या जैसे हम बोले कि किसी भी जगह का वो स्थिति कब उत्पन्न हो सकता है, जब वहाँ का जैसे हिंदू संगठन है
और मजबूत एकजुट नहीं रहता तब ये उत्पन्न हो सकता है। मतलब उनके अंदर यूनिटी नहीं होगा, उन्होंने अपने आप को डेवलप नहीं किया जैसे, तो इसी की वजह से वहां पे ये मतलब ये चीज वहां पे देखने के लिए मिल रहा है। हमारे इंडिया के अंदर हम इसी चीज को अगर देखने जाएंगे तो हमारे इंडिया के अंदर क्या हो रहा है, हमारा जो हिंदू जो कल्चर है उसके अंदर अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, स्टेट, उसके बाद भी उसके अंदर भी जाति के बाद आरक्षण जो दे दिया गया, एक जो सबसे बड़ा मुद्दा है जो कि कभी खत्म नहीं हो सकता है। आरक्षण ऐसा चीज है जिसको हम कभी नहीं खत्म कर सकते। तो क्या ये सब होने के बाद, जैसे कि हम देखें कि पहले पॉलिटिक्स या इलेक्शन के लिए ST SC या OBC को रिजर्वेशन दिया जा रहा है, उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं कर रहा हूं, मैं खाली मेरा जो डाउट है मैं वो पूछ रहा हूं कि इसके ऊपर आरक्षण दे दिया गया और अब चल के ये जो चीज सामने आ रहा है कि जनरल कास्ट जो बिलोंग करते हैं उनको भी ये चीज सामने आ रहा है कि हमें भी वो चीज मिलना चाहिए, हमारी जो अगर हमने काबिलियत है तो हमें वो चीज नहीं मिल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं हिंदू के अंदर भी तो वो असंतुष्टि है, वो बट रहे हैं कहीं ना कहीं, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे वो तो बट ही रहे हैं। और स्टेट में देखा जाए लैंग्वेज बैरियर से लेके, मतलब आज भी हम, जैसे मैं खुद बिहार से बिलोंग करता हूं, तो वहां से मैं जब गुजरात में आऊं तो वहां पे एक उत्तर भारतीय और गुजरात के अंदर एक देखने के लिए मिलता है कि थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन या ये चीज जो मैंने फेस किया है। और अब हालांकि धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो जाता है, लोग उसमें ढल जाते हैं, पर क्या ये सब होने के बावजूद क्या हिंदू समाज भारत के अंदर एकजुट हो पाएगा? जो हमारा क्वेश्चन अराइज होता है कि इतना होने के बावजूद क्या हमारा हिंदू समाज एकजुट होके, क्या ऐसी संभावना भारत के अंदर कभी होने के चांसेस नहीं है? यहाँ पे बैठे सभी महानुभाव से मेरा ये प्रश्न है। ठीक है, जवाब लेंगे हम रिंकू तिवारी जी से। और सवाल को इनको थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूं क्योंकि काफी लंबा चला है इन्होंने। इनका कहने का मतलब आरक्षण मेन चीज, और दूसरा जो हिंदू संगठन होगा, हिंदू संगठित होगा कि नहीं होगा। आपने जो प्रश्न किया है सोचने जैसी है बात, कही आरक्षण की कर लेते हैं। आरक्षण एक्चुअली जातिवाद से तो मैं पर्सनली भी नहीं हूँ, आरक्षण की आवश्यकता है, होनी ही चाहिए, मिलनी भी चाहिए, लेकिन एक्चुअल में जिसको जरूरत है उसको, उसमें चाहे कोई भी हो, तो चाहे क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, कोई भी हो, आवश्यकता के अनुसार आरक्षण होना चाहिए। ऐसे आप इसको ऐसा समझिए कि जब कोई लड़का पढ़ता है, आप पढ़ते हो, आप क्या फैसिलिटी मिलती है? कोई बच्चा ब्राह्मण का हो, क्षत्रिय का हो, वैश्य का हो, शूद्र का हो, गरीब भी होते हैं तो उनको फैसिलिटी नहीं मिलनी चाहिए, इसके लिए उसको पढ़ना चाहिए, आरक्षण होना चाहिए। उसके लिए टाइम लिमिट बना दीजिए आप, उसके हिसाब से 10 साल, 20 साल, 50 साल, जो भी, उसमें बहुत चर्चाएं हो सकती है। ये तो आरक्षण का। अब रही बात हमारी देश, हमारी एकता, हमारी अखंडता, हमारी वीरता, हमारी भाषा, हमारी परिभाषा, चाहे आप बिहार से हो, मैं यूपी का हो, लैंग्वेज बैरियर की बात किया उन्होंने, तो कोई एकता है, उसमें कोई शंका नहीं है कि आज के हिंदुत्व में एकता नहीं है। एकता है, थोड़ी बहुत डिस्टेंसियां हैं, थोड़ी कमियां हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर थोड़ा बहुत मन मुटाव है, बाकी हमारी एकता में, हमारी भाषा में, परिभाषा में, उसमें आप उसको एकत्रीकरण एकदम नहीं कर पाओगे। चाहे राजस्थान हो, चाहे यूपी हो, चाहे गुजरात हो, एकता है। बस एक धर्म हमको यही सिखाता है, धर्म हमको एकाग्रचित करता है, एक पद पे लेके जाने के बाद, यही काम धर्म का है। वो चाहे आप राम को मानो, कृष्ण को मानो, माता जी को मानो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। स्वामी जी आप हिंदू संगठित होगा कि नहीं? क्या नाम बताया था आपने? उज्जवल शर्मा। विनोद उज्जवल शर्मा होनार बच्चा है गुरुकुल स्कूल का। पहले तो हमें गौरव लेना चाहिए कि हमें हिंदुत्व में जन्म मिला है। हिंदू एक परिभाषा है और सनातन संस्कृति, धर्म हमारा सनातन, और सनातन में 33 करोड़ देवताओं की बड़ी भावना है, मतलब 33 कोटि देवताओं की श्रद्धा है, विश्वास है। रह गई बंटवारा के बाद जाति, लैंग्वेज, स्टेट, वो तो होगी ही होगी, लेकिन एक हिंदुत्व का, सनातन का गौरव लेके हमें एक होना ही चाहिए। आज हमारी संस्कृति के अंदर कई पश्चिम संस्कृति घुस चुकी है। जैसे हम बच्चों का बर्थडे मनाते हैं तो केक काटते हैं, तो केक काटना हमारी संस्कृति नहीं है, हमारी जोड़ने की संस्कृति है। अंधेरे में से उजाला करने की, उजाला में से अंधेरे करने की संस्कृति। ठीक है, बस 30 सेकंड का जवाब आपसे भी चाहेंगे। करणी सेना भारत बड़े जोर शोर से आरक्षण का विरोध करती है, वो क्या सोचती है? फिर उनके बाद मात्र 30 सेकंड एडवोकेट साहब के पास होगा, आप अपनी बात रखिए। स्वामी जी की बड़े जोर शोर से आप लोग विरोध करते हैं आरक्षण का। आने वाले टाइम में और जोर शोर से करूंगा, क्योंकि ये हमारी विडंबना, हमारे देश की विडंबना है। और जो उस समय उसके ठेकेदार बने जो भी थे XYZ,
उनकी विडंबना है कि खुद जर्नल होके स्वर्ण होके क्षत्रिय और वैश्य और सूद और दत्त की बात कर रहे हैं, वो अपने लिए कुछ नहीं कर पाए, ना यहाँ तक कहीं हैरान कर पाए, ना कहीं धरना प्रदर्शन दे पाए कि भैया कम से कम नहीं तुमको आरक्षण मिला, धर नहीं। आज वो जो उसमें दो बनी हुई है, अगर एक व्यक्ति फॉर्म भरता है तो उसका फ्री भरता है, और अगर वही जनरल भरता है तो उसके 1000 से 1200 रुपए करीबन कम से कम आता है। अगर उसने 10 फॉर्म भर दिए तो 10,000 रुपए कहाँ से लाएगा, और 10,000 रुपया अगर उसके पास होता तो 10,000 के फॉर्म थोड़ी भरता। ठीक है, आरक्षण के ऊपर छोटा सा जवाब आपसे भी चाहेंगे। 1947 में जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो पॉलिसी बनाई थी लोअर कास्ट के लोगों के लिए, अब क्या वो समय आया है उसको चेंज करने का? छोटा सा जवाब चाहिए अपना, बाकी कोई बच्चा तक तैयार हो जाए। कहना चाहते हैं जो हमने बाबा साहेब अम्बेडकर जी के संविधान के बारे में आपको कहा, तत्कालीन परिस्थिति पे परिस्थिति ऐसी थी तो उस समय उस टाइप के लोग थे, उनको आवश्यकता थी। आज अगर आप देखोगे तो जिन लोगों को आरक्षण उस समय दिया गया था, आज वो ठीक उल्टा हो गया है। आज उनकी संख्या क्या सवर्णों में नहीं है, अदर में नहीं है। मेरा पर्सनल ऐसा मानना है, या जो समय की मांग भी है, समय की मांग भी है कि किसी भी जाति का, कोई धर्म का, पंथ का, मजहब का, किसी भी व्यक्ति को जो उसके लायक हो, योग्य हो, क्या अदर में नहीं है? जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, आज भी बहुत से लोग हैं तो सवर्णों में भी हैं, ये जो एकदम गरीबी रेखा के नीचे तबके का जीवन गुजार रहे हैं। ठीक है, आरक्षण पे नहीं, आरक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं होना चाहिए। बांग्लादेश पीढ़ी दर पीढ़ी क्रीमी लेयर का व्यवस्था है, नहीं, आज भी क्रीमी लेयर का व्यवस्था है। अगर कोई नहीं लेना चाहता है तो नहीं लेता है। एमपी में वहाँ के सीएम ने एक मुहिम चलाई है, शायद आप लोग पत्रकार बंधु जानते होंगे, कि अगर कि कोई व्यक्ति भिखारी को, अब दोनों चीज समझिएगा, परपक लोग हैं, भिखारी को कोई अगर भीख देता मिल गया तो उसके ऊपर एक FIR दर्ज होगी, ठीक? क्योंकि वहाँ पे कई आरक्षण वाले घूम रहे थे जिनकी तलाशी में 75 हजार 1 लाख रुपए कैश बरामद हुआ। उनको किस चीज के आरक्षण की जरूरत थी भैया? क्यों नहीं बताते आप? तो वो आरक्षण नहीं चाहिए, समय बदल गया है। तो वीर हो गए वसुंधरा, तो आगे बढ़ना है सबको, और समाज की हर एक गतिविधियों में हम लोग को ध्यान रखना है कि भैया वो 75,000 1 लाख 2 लाख उनके बोरों के नीचे से आ रहा है। अब वो कहते हैं हमको सिलेंडर फ्री चाहिए, हमको उज्ज्वल योजना चाहिए, हमको ठीक है, कुछ बच्चे और है, टाइम काफी ज्यादा हो रहा है। ज्यादा पैसे तो उन्हीं के पास है। जी वही सबसे ज्यादा उन्हीं के पास है सर। और उसके बाद भी आरक्षण चाहिए। सवाल आपके काफी है क्या? नहीं सर, ये सर ठीक है, ये आरक्षण इस डिबेट शो में इसलिए आ गया क्योंकि वहां पे भी जो अभी बांग्लादेश में हुआ, कहीं ना कहीं आरक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही थी, जिसको लेकर वहां के स्टूडेंट ने पार्लियामेंट पे हमला किया, फिर वहां पे शेख हसीना को भागना पड़ा। तो ठीक है, आरक्षण अगर बच्चे इस चीज को अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं, क्योंकि देश के भविष्य हैं, कुछ बच्चे और हैं, लेकिन आपका सवाल कुछ और रह गया है। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन डाइवर्ट हो गया है। मेरा क्वेश्चन मेन ये था कि इन सभी रीजन की वजह से क्या हमारे बांग्लादेश जैसी परिस्थिति क्या भारत में भी बन सकती है? ठीक है, आरक्षण वही चीज मैं क्लियर कर रहा हूँ इससे। योजना है, और सरकार देखिए अगर जो ऐसी जिस तरीके पोजीशन में चल रहा है, भारत सरकार देखिए इसको तात्कालिक बहुत कम समय में ये सॉर्ट आउट करेगी इस विषय को। कोई भूखमरा नहीं होने वाला है। आप पढ़ो, मेहनत करो, अपने पैर के आगे बढ़ो। आरक्षण का काम करेगा, रूल्स का काम करेगा, हमें बढ़ के आगे बढ़ना है। और ये देश युवाओं का देश है, या कभी भूखमरा होने वाला नहीं है। बात एक ही है, एक रहो, सेफ रहो, बटेंगे तो कटेंगे। ठीक है, कुछ बच्चे और हैं अपने सवाल के साथ में। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, आरक्षण की जरूरत किसको पड़ती है? जो करना नहीं चाहता है, वीक नहीं, करना ही नहीं चाहता है, उसको तो ये पता है कि मैं फला कौम का हूँ। लेकिन इस पे डिबेट करेंगे तो लंबा हो जाएगा। थोड़ा सा बच्चों का सवाल लेते हैं, क्योंकि 1947 में जब आरक्षण दिया गया था तो उनको उस स्थिति में देखा गया था
क्योंकि वो सरकार में नहीं बैठ सकते थे, उन लोगों के परिवारजन थे जो आर्थिक रूप से कमजोर थे, तो वो स्थिति कैसा पड़ेगा जरूरत। लेकिन ठीक है, बच्चे हैं कुछ बच्चे हैं कुछ। एक शब्द में मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस समय के आरक्षण जो था ना, आरक्षण की जो परिस्थिति थी वो उन लोगों को, किन लोगों को दिया गया था, जैसे हरिजन लोग हैं, तो उस समय तो हम लोग था कि उनको गांव से बाहर रखा जाता था। यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों को डिबेट लंबा हो जाएगा, आज भी है तो उसमें बहुत सारी चीजें सोचने की जरूरत है। कुछ बच्चे हैं और अपने सवाल के साथ। यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम पटेल हितिक्षा है, फ्रॉम बीफार्म 3rd ईयर स्टूडेंट। मेरा सवाल यह है कि अभी जो बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदायों पर जो हमले हो रहे हैं, हिंदुओं पे या किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय पे हमले हो रहे हैं, उस पे भारत सरकार ने जो प्रतिक्रिया ली है उनकी सुरक्षा के लिए या फिर उनको न्याय दिलाने के लिए, उसमें क्या सुधार लाने की जरूरत है, जिससे भविष्य में किसी भी देश में, अभी बांग्लादेश में जैसा हो रहा है वैसे भविष्य में किसी भी देश में ऐसा ना हो, उनके मतलब वो अल्पसंख्यक समुदायों की, हिंदुओं की रक्षा हो। उस पे भारत सरकार को क्या प्रतिक्रिया में सुधार लाने की जरूरत है, उस पर आपके क्या विचार है? ठीक है, मंगलेश सिंह जी हैं, हम इनसे भी जवाब लेंगे। भारत की विदेश नीति में कितना परिवर्तन होना चाहिए? सीधी सी बात है, अगर जो आरक्षण हाँ के अंदर भारत डायरेक्टली इन्वॉल्व हो नहीं सकता, इंटरनेशनल लॉ लगता है, ठीक है। पर वो काफी, जहाँ तक मैं न्यूज में देख रहा हूँ, काफी कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारे विदेश मंत्री गए थे वहाँ, मतलब उन्होंने काफी, जो पीएम है, जो नए पीएम है, उनको काफी कुछ उनको समझा दिया गया है। तो इसलिए देखो अभी काफी शांति हो चुकी है पहले तो काफी ज्यादा उपद्रव किए थे उन्होंने, तो अभी घर से जाके आए हैं, आप भूखे मर जाओगे अगर आपने बंद नहीं किया, क्योंकि खाना हमसे जाता है, पेट्रोल हमसे जाता है, सब कुछ हमसे जाता है, हम वो सब बंद करें। बांग्लादेश में ट्रेड का भी, मैं बच्चे का सवाल था तो मैं उसको थोड़ा सा क्लियर करा ना। बांग्लादेश में भारत ट्रेड का भी विरोध किया गया, वहां पे साड़ियां जलाई गई, तो दबाव भारत की विदेश नीति पे होगा, क्योंकि चाइना एक तरफ तैयार बैठा है कि हम यहाँ से व्यापार बंद करें, क्योंकि भारत अगर बांग्लादेश के साथ में व्यापार करता है, आप अच्छे बिजनेसमैन हैं, आप अच्छे से समझ सकते हैं, भारत इसमें अच्छी तरह से फायदा लेता है। ट्रेड अगर भारत बंद करता है बांग्लादेश से, तो ये भारत के लिए नुकसानदेह होगा। भारत देखो, भारत के लिए दो ही बांग्लादेश अगर जीत गिरा तो भारत की इकोनॉमी बढ़ने वाली है। 2021 से जो है भारत का ग्राफ बांग्लादेश के साथ में रिलेशन को लेके और ट्रेड को लेके थोड़ा सा ग्राफ गिरा हुआ है भारत का, और इस परिस्थिति में भारत अगर उनके साथ में व्यवहार खराब करती है या ट्रेड बंद करती है तो भारत के लिए नुकसान होगा। सबसे बड़ा कंज्यूमर हम ही है, हमको कुछ फर्क नहीं है, टेम्पररी 10-15 एक महीने का फर्क गिरता है, पर हम खुद कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर भी है, कंज्यूमर भी है। हम कोई प्रोड्यूस करेंगे, हम कंज्यूम कर जाएंगे, तो हमको किसी की मतलब उनकी जरूरत नहीं है, उनको हमारी जरूरत है। एक तरफ चाइना भी बैठा हुआ है जो उस इंतजार में है कि भारत अपने ट्रेड बंद करे, मौका फरस्त है। चाइना उनको लोन दिया हुआ है बहुत सारा, चाइना का देखो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है वहाँ, काफी ज्यादा लोन दिया गया, उनकी 90,000 इंडस्ट्री एक दिन बंद हो गई। तो भारत की विदेश नीति क्या होगी, हम जवाब लेंगे रिंकू तिवारी जी से। आप बताइए, बच्चे का सवाल था कि इस तरह का किसी और देश में ना होवे, भारत की विदेश नीति किस तरह की होनी चाहिए? भारत सरकार जो भी कदम उठा रही है उसके हिसाब से बराबर है, लेकिन मेरे हिसाब से और थोड़ा प्रेशराइज करना चाहिए फॉरेन मंत्रालय को। एक्चुअली देश की बात आती है, इकोनॉमी की बात आती है, जहाँ जाहिलियत आती है। बांग्लादेश बहुत अच्छा तरक्की कर रहा था, स्वामी जहाज में जानता, बहुत अच्छे बढ़ रहे थे, पढ़ लिख रहे थे, फिर एक आंधी जैसा आया, एक दिमागी संतुलन बिगड़ा, पूरे देश का सत्यानाश। एक्चुअली में बांग्लादेश से हमको सीखना क्या चाहिए? बांग्लादेश इसी स्थिति देख के सीखना चाहिए, एकता रखो, अपने देश को प्रगति करो, अन्यथा अगर भिड़े तो विनाश पक्का है, किसी भी स्थिति में पक्का है। भारत सरकार को और थोड़ा कदम उठाने चाहिए, चाहे वो ट्रेड सेंटर से हो, चाहे वो मौखिक सेंटर से हो, लेकिन उठाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, कुछ और बच्चे हैं जिनके सवाल हैं? अच्छा स्वामी जी। भारत की विदेश नीति आज भारत 6 भागों में है। लास्ट 10-15 साल से भारत चेंज है। भारत के साथ जो भी जिसने भी संबंध बिगाड़ा है उसके हाथ में कटोरा आ गया। हम पाकिस्तान की दशा देख रहे, हम चाइना की दशा देख रहे। चाइना की जीडीपी बहुत नीचे उतर रही है क्योंकि भारत के साथ संबंध सही नहीं है। भारत बांग्लादेश के साथ विदेश नीति किस प्रकार से करता है, भारत की जो वैश्विक विदेश नीति है वो पूरे विश्व में बेस्ट है। जहाँ से ग्रांट मिलती होगी, जहाँ से गलत रास्ते उस देशों में पैसा आता होगा वो बंद हो जाएगा और वहाँ के नागरिक भूख मरे से मरेंगे। वो आप बहुत कुछ समय में देख पाओ।
आज बांग्लादेश के लोग खाने का नहीं है उनके हाथ में, वो नीति भारत देश की विदेश नीति के कारण ही हो रहा है। आज भारत स्ट्रॉन्ग हाथों में है, हम एक रहिए और ऐसे स्ट्रॉन्ग हाथों में जहां तक भारत। ठीक है, कुछ बच्चे हैं, उनके सवाल फटाफट ले लेते हैं। स्वामी जी ज्यादा टाइम नहीं है, 10 मिनट का और शो है, तो फटाफट सवाल ले लेते हैं बच्चों का। दो उनको। जय श्री राम आप सभी को। सर मेरा सवाल ये है कि आजादी के बाद पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या थी 13% और आज वो तकरीबन 1.5 के आसपास है। बांग्लादेश में थी 7% और आज के टाइम में 0.5% है। और जब हम इंडिया का कंपेयर करें तो इंडिया में बाकी कम्युनिटी माइनॉरिटी की संख्या थी 20 करोड़ और आज बढ़ के 45 तक पहुंच गए। तो इसका रीजन क्या है सर? कहाँ पे? इंडिया के अंदर? आप इंडिया के अंदर। अच्छा। कि बाकी देशों में हमारी संख्या कम हो रही है हिंदुओं की, और हमारे खुद के देश में भी कम हो रही है, और जो पहले माइनॉरिटी में थे वो अब धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ रही है। थोड़ा सा फैक्ट को क्लियर कर देता हूँ। भारत के अंदर सिर्फ एक पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जहाँ पे माइनॉरिटी में जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे, जो उनका ग्राफ बढ़ा हुआ है। नहीं ज्यादा नहीं, वहां से ग्राफ पश्चिम बड़े हैं, लेकिन 40% की बात की हमने उस पे सवाल किया। 40% संगठन कभी होगी, हमें ये जवाब चाहिए। एक सवाल आपका और भी था कि हिंदू मारा क्यों जाता, बहुत देर की राइट। जी सर, हिंदू कभी मारा नहीं जाता। जी सर, इसकी मजाल है जो छेड़ दे दिलेर को और गर्दिश में घेर लेते हैं कुत्ते भी से। ठीक है, शो को लंबा नहीं करेंगे, आप अपना सवाल लीजिए। सर हर हर महादेव, मेरा नाम दुर्गेश राजन सिंह है। सर मेरा यही सवाल है, जैसे बाकी जो धर्म वाले अपना बोर्ड बना के कर रहे हैं, वैसे क्या हिंदुओं को अपना एक बोर्ड बनाना चाहिए जो हर जगह सुरक्षा कर सके? जैसे यहाँ पे हमारा धर्म, हमारे मंदिर है, हमारा जो जमीन है, वहाँ पे गलत तरीके से अवैध कब्जा हो रहा है, एक बोर्ड है जो कर रहा है कंटिन्यू, ऐसा हमारा हिंदू का भी कुछ होना चाहिए सर। माइनॉरिटी का बोर्ड इस देश में है, एक और सवाल, मेजॉरिटी का बोर्ड नहीं है। एक और सवाल है, उसके ऊपर पूरे भारत के संत लोग बहुत बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं, पद यात्राएं हो रही है, हिंदुओं को जगा रहे हैं। अगर सभी हिंदू 100, अभी 10% हिंदू जागे हुए हैं, अगर 90% हिंदू जाग गए तो सभी प्रकार की जो भी आवश्यकता होगी बोर्ड के अलावा भी वो 100%। एक और सवाल है, एक और सवाल सर के लिए बता दिया जाए। एक और सवाल है, दोस्तों साथ में जैसे वीरेंद्र शास्त्री जी का जो एक पद यात्रा चल रही है, देखिए जगाने की और सबको संगठित करने की एक मुहिम चल रही है, और जिस तरीके की चल रही है उस तरीके का वो निकट समय है कि आपके प्रश्न का जो जवाब मिल जाए। ठीक है, जय श्री राम सर, मैं विशेष पटेल। अभी जैसे कि आप देख रहे हो कि इस्कॉन के सब मंदिर और जो हिंदू लोगों के जो मंदिर है, और हिंदू लोगों पे काफी अत्याचार हो रहे हैं वहाँ पे बांग्लादेश में। तो यहाँ के जो हिंदू संगठन है उसने, वो लोगों ने क्या स्टेप लिया वहाँ पे वो लोग को बचाने के लिए और वो लोग को रिकवर करने के लिए? और जैसे कि मेरे साथी दुर्गेश का क्वेश्चन है कि इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, तो वही सबसे वक्फ बोर्ड है तो हिंदू बोर्ड भी होना चाहिए, का तो हिंदू बोर्ड नहीं है तो वक्फ बोर्ड का भी बिल पूरा एबोलिश होना ही नहीं चाहिए, वक्फ बोर्ड ही नहीं होना चाहिए। उसका क्या काम सर, उसका क्या काम? 1947 में तो आजाद हो गए थे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मंगलेश सिंह जवाब देंगे। मंगलेश सिंह है, जवाब देंगे। ठीक है, करने से ना प्रवक्ता के वो अपने हिसाब से जवाब दे रहे हैं, लेकिन मंगलेश सिंह है वो भी जवाब दे रहे हैं। इसको कांग्रेस ने 19 मान्यता प्राप्त बोर्ड नहीं है, और नहीं हो कोई संस्था है। ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है हमारे, उसका कोई एग्जिस्टेंस होना भी नहीं चाहिए कंट्री के अंदर, पर वोट बैंक के लिए उन्होंने वो किया। अब उसके लिए सब लोग लड़ रहे हैं, अब देखो आगे क्या होता है, आने वाला समय बताएगा। लेकिन थोड़ा सा इसको क्लियर कर दीजिए। बच्चे का सवाल ये था कि जैसे वो बोर्ड है वैसे हिंदू बोर्ड भी कुछ ऐसा होना चाहिए। एक सवाल बोला है कि सब एक हिंदू बोर्ड बनाने की बात कर ही रहे हैं, ठीक है। नहीं, इसमें हिंदू राष्ट्र की मांग है, राम राज्य की मांग है, और राम राज्य का मतलब वही है कि इस्लामी हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, सभी लोग सुख चैन से रहे। इस देश का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको कंपलसरी फॉलो करे,
और सभी को अच्छे से जीने दें, तब ये हिंदू राष्ट्र होगा। अब हमारी मांग बोडो की नहीं है, हिंदू राष्ट्र की। हाँ बिल्कुल 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 दीजिए, थोड़ा सा छोटा कीजिए उसको। बहुत अच्छी बात है। अयोध्या में 14 साल तक मालूम है किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। क्यों मालूम है? क्योंकि प्रभु श्री राम जी की बहुत परफेक्ट सवाल है, उसको बहुत ध्यान सुनिएगा। उनकी खड़ाऊ यानी कि उनका जो जूता था वो सिंहासन पे राज कर रहा था। तो आज का समय क्या होना चाहिए? शासन और प्रशासन और सनातन के हाथ में भी जूता होना चाहिए, ताकि किसी को कोई जय श्री राम। ठीक है, हम शो खत्म करते हैं, काफी लंबा शो हो गया है। ठीक है ठीक है, हमारे पैनल में आए सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारा डिबेट शो रखा गया था बांग्लादेश और पाकिस्तान बंटवारे के टाइम पे हिंदुस्तान ने क्या गलतियां की और हिंदुओं के ऊपर जो बांग्लादेश में अत्याचार हो रहे हैं उस विषय पे हमारे मेहमान आए हुए जितने भी है बड़े अच्छे से जवाब दिए और काफी सवाल था जिसका जवाब दर्शकों के बीच में भी गया होगा। शायद मुझे लगता है कि दर्शक काफी अच्छे से संतुष्ट होंगे। हमारे देश के जो पीढ़ी है, आने वाले समय में जो देश के पिलर हैं, जो भविष्य है, वो भी थे, उन्होंने भी कुछ सवाल रखा और हमारे मेहमान बड़े अच्छे से जवाब दिए। आपको कैसा लगा ये जवाब, आप हमें जरूर